ओके, क्लास को करते हैं स्टार्ट। कल की जो क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था कल, क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था। तो कल हमने इसकी जो बेसिक थ्योरी थी, तो फर्स्ट था आपका बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिक्स से रिलेटेड जो इसकी थ्योरी थी उसको हमने कल डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आज हम आगे इसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे। कल तक आपने जो भी पढ़ा था उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम अप्लाई करना चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम अटेम्प्ट करें, जो भी आपको पता है उसको किस तरह से अप्लाई करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे। और इसमें क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में जिनका यूज होगा उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था सिंपली, तो क्वांटम मैकेनिक्स इफेक्ट क्या है, क्लासिकल क्वांटम में डिफरेंस क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था। एंड देन वेव फंक्शन क्या होता है, राइट। साथ ही साथ जो है आपने पढ़ा था कि जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, राइट। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं उनको भी हमने समझा था, एक साथ हमने लिखा, राइट। और उनमें कंपैरेटिव स्टडी भी की थी। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था और आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो वेव फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा, आप फैमिलियर हैं उससे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये J2070 क्वेश्चन पूछा गया था। वेव फंक्शन की डायमेंशन के लिए भी वो पूछ देता है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो गेट में भी पूछा जा सकता है आपके, और नेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन की डायमेंशन कैसे लिखें, तो स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ, ठीक है। फंक्शन की डायमेंशन कैसे लिखेंगे और देन मैथमेटिकल टूल्स एंड देन इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? स्क्रीन यहाँ पर ये ठीक दिख रही है? मुझे रेस्पॉन्स चाहिए हर स्टूडेंट का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो कोई पूछे आप तुरंत रिप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारी क्लास में फुल फ्रीडम है क्वेश्चन पूछने की। आवाज मेरी ठीक आ रही है? पहले रेस्पॉन्स दीजिए। यस सर। हाँ, मैं कुछ भी पूछो रेस्पॉन्स तुरंत दीजिए, क्योंकि मैंने माइक ऑन करने की सबको परमिशन दी हुई है। सबके माइक ऑन भी है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन जनरल माइक को ऑफ रखिए, जब क्वेश्चन रिप्लाई करना हो, मतलब कुछ पूछना हो तब माइक को ऑन कीजिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू माइक ऑन रखते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कंटिन्यू अपना माइक भी ऑन रख सकते हैं, ठीक है, राइट। बात समझ में? तो मैं कुछ भी पूछता आप रेस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि आप रेस्पॉन्स देते हैं तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, राइट। तो रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है। चलिए हेडिंग डालिए, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, ओके। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी की बैकग्राउंड में अगर शोर हो रहा है और उसका माइक अगर ऑन है तो उसका नॉइस इधर भी आएगा, अदर स्टूडेंट तक भी जाएगा, राइट। तो इन दैट कंडीशन में आप अपना माइक प्लीज जरूर ऑफ रखें, अगर किसी की बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, राइट। अदरवाइज आप कंटिन्यू माइक ऑन रख सकते हैं, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट अभी सोमनाथ की आवाज आ रही है? सोमलता आप अपना माइक ऑन कीजिए, आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें देखिए, हाँ, जो लेफ्ट लोअर कॉर्नर है वहां पर माइक है, ऑप्शन है माइक ऑन, है ना। ब्लू कलर से अगर शो कर रहा है दैट मीन्स माइक आपका ऑन है। सोमलता मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, इसमें चैटिंग का भी ऑप्शन है, आप चैटिंग से भी अपना क्वेश्चन चैटिंग के थ्रू भी पूछ सकते हैं, अगर इन केस किसी की आवाज नहीं आती है। कई बार आवाज ना आने का रीजन होता है आपके यार जो इंटरनेट की स्पीड है वो है ना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर में, एडवांस सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, इनका रिप्लाई आ गया है, राइट। देखिए सोमता आपकी
स्टूडेंट का नाम आ हो इनकेस, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्लाइड कर लीजिए। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे नीचे देखिए 2 बबल बने होंगे। स्क्रीन को जब आप लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगी तो स्क्रीन सेकंड बबल पर सेट हो जाएगी, एंड इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस आपकी स्क्रीन पे नहीं होगा। और मोबाइल की स्क्रीन को लैंडस्केप में रखें ताकि आपको पूरा वीडियो वहां दिखाई देगा। पोर्ट्रेट में रखेंगे तो वीडियो वहां पे आएगा, ठीक है ना। तो मोबाइल की इसको आप अपना रोटेट कर लीजिए, राइट। ठीक है, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज का टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन की डायमेंशन कैसे लिखते हैं बताइए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ते थे, डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर होता था, पहला ही चैप्टर होता था, राइट। वहां आप डायमेंशनल एनालिसिस करते थे, है ना। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में से मेजर करते हैं, है ना। डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इवन फोर्स है, इन सब की आप डायमेंशंस लिखते थे। तो उसमें आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए और डायमेंशन आप उसकी लिख सकते हैं सिंपली। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। तो यानी कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पता होती थी, है ना, तो अगर उसका जो रिलेशन होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बताइए। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट है। कितनी है? 7, राइट, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, जैसे आपका डिस्टेंस है ना, उसे मीटर में रेंज कर लिखते हैं तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यही तो होता था नोटेशन, है ना। इसी तरह से मास होता था किलोग्राम, उसकी यूनिट है, पर उसे लिखते किससे हैं? एम से, है ना। टाइम के लिए टी। तो इसी तरह से ये फंडामेंटली जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए आप लिखते थे। फिर दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, हाँ, जैसे कि आपकी वेलोसिटी है, ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपली यही तो होता है ना। तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है बताइए? एल, और इसका टाइम का टी। तो आप क्या लिखते हैं? एल टी माइनस 1, है ना। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमें वेव फंक्शन की डायमेंशन लिखनी है। तो दैट मीन इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेव फंक्शन की डायमेंशन आप तभी लिख सकते हैं जब आपको कोई रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी पता हो, है ना, तभी तो लिख पाएंगे। तो आप बताइए, आपके पास क्या ऐसा कोई फार्मूला है जो इनको रिलेट करता हो? अगर है तो आप लिख पाएंगे, बताइए क्या है। नहीं पता है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता है ना, है ना। ये क्या होती है? इंटीग्रल साई स्टार इंटू डी टाउ, है ना, इक्वल टू 1, ये होता है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल मॉड ऑफ साई का स्क्वायर इंटू डी टाउ इक्वल टू 1, यही फार्मूला होता है ना। डी टाउ क्या है आपका? ये वॉल्यूम एलिमेंट है, यस सर, है ना। एंड इन 3D में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जो डी टाउ है, अगर कार्डिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कंसीडर करूं सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा? dx dy dz, ये होता है ना। 2D में है तो dx dy, 3D में है तो सिंपली dx, राइट। आप लोगों को पता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें, अब डी टाउ है तो डी टाउ यानी जो डी टाउ क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसको आप लेंथ, यही तो लिखेंगे, बताइए। तो लिखिए इन 3D। अगर फंक्शन की डायमेंशन आपको लिखनी हो तो इन 3D आप जो है ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर, इसको किस तरह से लिख सकते हैं बताइए? 1 अपॉन वॉल्यूम, इसको ऐसे लिख लीजिए, यही हुआ ना। इसका मीनिंग क्या हुआ?
ये क्या हो गया 1 अपॉन लेंथ का क्यूब, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ द वेव फंक्शन क्या हो गई अगर आप 3D में लिखना चाहें, बताइए 1 अपॉन लेंथ का क्यूब, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो सिंपली क्या हो गया 1 अपॉन लेंथ की पावर 3/2 लिखेंगे, या लेंथ की पावर -3/2। अब लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते तो उस फॉर्मेट में लिख दीजिए। मेन है ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है ना? तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 3D का केस है, तो वेव फंक्शन की आप डायमेंशन अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा L to the power -3/2। बोलो क्लियर है? यस सर। इन केस ऑफ 3 लिखिए, इधर मैं लिख दे रहा हूं इन 2D। अगर 2D की बात करें तो ये क्या होगा डायमेंशन का स्क्वायर, ये आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन लेंथ स्क्वायर लिखेंगे। यस सर। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेंथ, होगा कि नहीं होगा? इसका मीनिंग क्या हो गया एल की पावर -1 ना 2D में, और 1D में क्या हो जाएगा और सिंपली सीधी सीधी लिख ही दीजिए। अगर इसकी डायमेंशन आपको लिखनी है तो ये क्या हो जाएगा L की पावर -1/2। ये बने, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आकर आ जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने कहा था कि मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मुझे बताना है, तो मैथमेटिकल टूल्स में यहाँ पर मेन है यूज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का यूज करके आप इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल होंगे जिनको आपको गामा फंक्शन का यूज करके जिन्हें सॉल्व करना होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट तक स्कैटरिंग थ्योरी तक गामा फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, याद रखना। इसलिए आप लोग जो अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की जो कॉपी बना रहे हैं स्टार्टिंग की कम से कम 2 पेज बैंक छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो मैं बताता रहूंगा, आप उनको स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहें कॉपी पर, ओके, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स आपकी नजर उन पर पड़ती रहेगी और आप उनको रिवाइज करते रहेंगे, आपके दिमाग में वो रहेगा, है ना। तो जो चीज दिखती है वही उसी पे दिमाग चलता है ना। तो हमेशा उन्हीं चीजों को देखो जो आपके काम की हो, बाकी चीजों को मत देखो, ठीक है ना। चलिए जिसकी बैकग्राउंड में शोर हो रहा हो जरा सा भी तो माइक प्लीज अपना ऑफ कर लें, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी ऑन करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं नॉइज फ्री क्लास। नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स, हेडिंग डालिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए यूज ऑफ
गामा फंक्शन टू सॉल्व द इंटीग्रल। क्लियर? अब देखिए अगर इस तरह का इंटीग्रल हो, इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus alpha x into x to the power n into dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? गामा n प्लस 1 अपॉन x का जो कोफिशिएंट होता है ये क्या है? अल्फा की पावर n प्लस 1। याद रखना हमेशा, जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए, इसे बहुत काम आएगा। आपके बाद में आपके बच्चों में काम आएगा अगर उन्होंने फिजिक्स ली तो, ठीक है। इसका देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ जो है x है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर है। राइट? बात आ रही समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 यहाँ पर आ जाता है, और अल्फा की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हियर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और याद रखना x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है या x का जो कोएफिशिएंट होता है वही यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पर 2 अल्फा होता तो 2 अल्फा लिखते, अल्फा बाई 2 होता तो अल्फा बाई 2 लिखते, जो कुछ भी होता है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है इस फॉर्मूले में। यहाँ पर x, यहाँ पर जो e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है? याद रहेगा। दूसरा एक जनरल फॉर्मूला भी है इसके लिए। मान लीजिए अगर कहीं इस तरह से लिखा, इन जनरल इन्हीं दो फार्मूला का यूज होगा क्वांटम में, है ना? बट मैं जनरल फार्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस अल्फा, सपोज कीजिए x टू दी पावर m है ये, है ना, इंटू x टू दी पावर n इंटू dx। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिए गामा n प्लस 1 अपॉन m, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m एंड अल्फा की पावर n प्लस 1 अपॉन m। इस फार्मूले से ही फार्मूले आए हैं। जैसे कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ पर x पावर 1 है, देखता हूँ इसको 1, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस फार्मूले में m की जगह पे 1 कीजिए पुट, तो यही आ जाएगा गामा n प्लस 1 1 अल्फा की पावर n प्लस 1। यहाँ पर क्या है? m की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ठीक, तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? राइट। अब बात आती है कि गामा जो है, गामा इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल किस तरह से डिफाइन है, राइट, और गामा इन टर्म्स ऑफ गामा कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो समझ लीजिए, इधर हम जगह बना लेते हैं। गामा n प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू फैक्टोरियल n इक्वल होता है, ठीक है, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर गामा n कहीं लिखा हुआ है तो आप n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो ये तो है इन टर्म्स ऑफ द फैक्टोरियल। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है गामा 5, इसका मीनिंग क्या हुआ? फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 सभी कैलकुलेट करना जानते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल, राइट। बट प्रॉब्लम तब आती है गामा इन टर्म्स ऑफ गामा। जैसे गामा 5/2 है अगर, तो गामा 5/2 के लिए आप कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 3/2 लिखोगे क्या एक कम करके? नहीं, तो उसको गामा के टर्म्स में ही लिखेंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है गामा n कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो गामा इन टर्म्स ऑफ गामा कैसे डिफाइन है, कोई बता सकता है? देखिए इसे लिखेंगे कम करके n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, ठीक है। और गामा हाफ जो होता है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। ये चीजें आपको याद रखनी है, इनका यूज होगा सीधे सीधे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है गामा 5/2, तो आप इसको मत अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए। ये क्या कहता है? एक कम कीजिए, यानी कि 5/2 माइनस 1 तो कितना हुआ? 3/2 इंटू गामा। अब गामा 3/2 को भी इसी तरह से ओपन किया जा सकता है, तो करते हैं 3/2,
गामा 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, एक कम करके, यानी कि 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 क्या है, √π, तो दैट मीन्स ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। इस तरह से इसको ओपन करेंगे। अब जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब इसका जो है यूज होगा। बात आ रही समझ में? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि ये जो इंटीग्रल डिफाइन है, यहाँ जो लिमिट है वो क्या दी हुई है, 0 से इनफाइनाइट दी हुई है। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लिमिट जो है 0 से इनफाइनाइट नहीं होगी, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकती है या कुछ भी हो। आपको हमेशा लिमिट अगर 0 से इनफाइनाइट है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, आपको पहले से ही पता होगा डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रल कैलकुलस में। सपोज कीजिए इस तरह से लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट fx इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए चाहो तो, इसको है ना, इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इनफाइनाइट fx इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। बट कब, if fx is the even function, only in that case you can write like this. Otherwise, if fx is not even function, means if fx is the odd function, then this integral will be 0, right? तो देखिए कब, if fx आपका क्या है, इवन फंक्शन है, सिंपल है, ठीक है, और ये इंटीग्रल हो जाए 0 इफ fx आपका क्या है, ऑड फंक्शन, है ना। मैं चाहता तो ये सब एक्सकेप करके सीधे पढ़ा सकता था, बट मैं ऐसा करता नहीं हूं। ठीक है, अब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, उसमें x की जगह पे आप -x पुट कर दीजिए, ठीक है, और आपको ये फंक्शन क्या मिलता है, fx ही मिलता है, उसमें चेंजेस नहीं आता है उसकी नेचर में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। क्लियर है, और x की जगह पे आपने -x पुट किया और ये आ गया -f(x), तो ये क्या कहलाता है आपका, ऑड फंक्शन। यही तो होता है, पता है ना। तो ये जो है कुछ टूल्स हैं जिनका यूज होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट, ठीक है ना। सब लोग जो है हो गए, राइट, इसको इरेज कर दूं, आगे बढ़े, चलिए। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। अब हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है, थ्योरी ने पढ़ लिया है, तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल वे है, पहले हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, एंड देन उसको अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे, एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे और हम लोग वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अब टाइम आ गया है प्रॉब्लम्स को करने का, राइट। तो डालिए प्रॉब्लम्स। अरे ये कौन महान भाव ज्वाइन किए हैं, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है जनाब, आप अपना माइक को ऑफ कर लीजिए। शिवाराम बेहरा फ्रॉम उड़ीसा, एम आई राइट? या हाँ, यहाँ पे एक तीसरी आंख भी है, वो सब देखती रहती है, ठीक है ना, सब पता है कौन ज्वाइन कर रहा है कौन जो है नहीं कर रहा है। खैर कोई नहीं, ज्वाइन तो कोई भी आईडी कल भेज दी गई थी तो आपने उसके थ्रू ज्वाइन किया है, इट्स ओके, बट आप ऐसा माइक जो है ऑफ रखें,
मतलब अगर आपकी बैकग्राउंड में अगर नॉइज हो रहा है तो आप उससे माइक को ऑफ रखें, क्योंकि अगर आप माइक ऑन रखेंगे तो आपकी बैकग्राउंड की नॉइज यहाँ तक आएगी, मेरे तक आएगी, उड़ीसा से आपकी आवाज जो ले आ जाएगी सीधे, है ना, और सारे स्टूडेंट को भी सुनाई देगी, यानी कि इंडिया की हर स्टेट में पहुंच जाएगी। तो प्लीज नॉइज को जो है ना भेजें। हाँ, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा जो कल का लेक्चर है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अभी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर तो हम डायरेक्ट यूट्यूब पे ही अपलोड करेंगे ताकि सबको मतलब सभी लोग उसे देख सकेंगे, और सारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऐप में मिलेंगे। यानी कि जो भी क्लास यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है, राइट, तो इस लाइव क्लास की आपको पता है रिकॉर्डिंग होती है। तो हमारा जो सिस्टम है साइंस विजन का, आपको डायरेक्ट लाइव क्लास तो देता ही है, साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करवाता है ना। लाइव क्लास में बेनिफिट ये है कि आपका एक तो शेड्यूल बन जाता है कि हाँ भाई इस समय क्लास होनी है, तो आप एक रेगुलरिटी बनती है, और साथ ही साथ आप अपना डाउट भी पूछ पाते हैं, है ना, इसलिए ये बेस्ट है। और साथ ही साथ जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसको इसलिए दी जाती है कि पहली बात तो अगर कोई स्टूडेंट की मान लीजिए क्लास छूट जाती है तो वो रिकॉर्डिंग को देख सकता है। दूसरी बात, आप लोग भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जब रिवीजन करना चाहें या पढ़ने का मन ना करे तो पता लगा चलो सर का लेक्चर ही ऑन करके देख लेते हैं, कुछ पढ़ने का कम करेगा, राइट, बात आई समझ में। तो उस पर्पज से भी जो है रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। तो दैट मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, उसके साथ साथ वीडियो बैकअप भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो वीडियो बैकअप जो है, लेकिन वो वीडियो बैकअप सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जो स्टूडेंट हमारे जो मतलब बाकायदा प्रॉपरली जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका एडमिशन होगा, उन्हीं को वो लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। यूट्यूब पे हम लोग कुछ लेक्चर डालते हैं, सारे लेक्चर तो यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते। पब्लिक जो लेक्चर होंगे वो कुछ लेक्चर ही पब्लिक होते हैं, सारे लेक्चर पब्लिक नहीं होते हैं। तो सारे लेक्चर जो मिलेंगे वो आपकी मेल पे मिलेंगे, और मेल पे हम यहाँ से लिंक भेजेंगे, वो लिंक आपको मिलेगा। आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर आपका ओपन हो जाएगा। और एक हमारा दूसरा सर्वर है, सर्वर का आपको बता दिया जाएगा। उस सर्वर पे आप जैसे ही जाएंगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बट जो लिंक आपको भेजा जाता है वो लिंक सिर्फ आप ही देख सकते हैं, यानी कि वो लिंक अगर आपने किसी दूसरे स्टूडेंट को भी सेंड कर दिया अगर, तो वो स्टूडेंट भी जो है उस लेक्चर को नहीं देख सकता। ये खास बात है, यानी कि जिसको यहाँ से अलाउ किया जाएगा वही देख पाएगा उसको, और कोई उसको नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, राइट। तो कुछ लेक्चर तो पब्लिक जाएंगे, कल वाला लेक्चर आज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप कल वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम्स की क्लास है, तो हम प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री ने अभी ज्वाइन किया है। गायत्री, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, ओके। वीडियो अपना ऑफ रखना और माइक को अपना ऑन रखिए, है ना। आज भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना जो है माइक ऑन करके, ऑफ भी रख सकते हैं, माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, राइट। और अगर ग्राउंड में नॉइज हो रहा हो तो माइक को जरूर ऑफ कर दें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके मोबाइल पे अगर का कोई नाम आ रहा हो अगर, तो लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दीजिए। जब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दोगे तो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड ही दिखाई देगा, और मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए ताकि पूरी फुल स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे। अगर पोर्ट्रेट वे में रखेंगे तो वो आपको आधा स्क्रीन पे वीडियो आएगा, है ना। तो लैंडस्केप में उसको कर लीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो साउंड क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। तो पहले हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, क्योंकि ये करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये नहीं आता है तो आगे की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो पहली जो 2-3-4 प्रॉब्लम कराऊंगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो मैं आपको पढ़ाते समय, सिलेबस को कराते समय ये भी हमेशा बताता चलूंगा कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, किस पे ध्यान ज्यादा देना है, किस पे ध्यान कम देना है। लेकिन हमें बहुत सारे कंसेप्ट वो भी पढ़ने होते हैं जो एग्जाम में तो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट वो हमको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वो फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, बेसिक अगर वीक हो गया तो। इसलिए जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं कंसेप्ट पर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए, ठीक है ना। बात आ रही समझ में? तो करें क्लास को स्टार्ट, आगे बढ़ाएं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको दिखना है नॉर्मलाइज है या नहीं है, और नहीं है नॉर्मलाइज तो आप नॉर्मलाइज को कैसे करेंगे।
क्वांटम मैकेनिक्स सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में बेसिक प्रॉब्लम से ही कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद में हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे और आज ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, लिखिए कंसीडर वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन को कंसीडर करिए, साई इक्वल टू सपोज कीजिए सी ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इस तरह का वेव फंक्शन है, ठीक है। एंड एक्स की रेंज दी है लेस देन इन ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन प्लस इनफाइनाइट, राइट। देखिए अभी वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज नहीं है, वैसे नॉर्मलाइज चेक भी कर सकते हैं नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन है याद आ रहा है इसकी नेचर क्या है, ये गॉसियन वेव फंक्शन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो है। आपको यहाँ पर फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अब दूसरी बात समझ लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा आप जो वेव फंक्शन यूज करेंगे तो वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, इसे मैं कल टॉक कर पाऊंगा ऑलरेडी, राइट। अब बात यह है आती है कि चेक कैसे करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में जब आप वेव फंक्शन इसकी वैल्यू पुट करके जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है तो दैट मींस वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है, अदरवाइज आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है आपकी, इंटीग्रल साई स्टार साई इंटू डी टाउ इक्वल टू 1 ये होती है ना। तो आप क्या करेंगे, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे और डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट लगा के इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है और डी टाउ ये 3D में है, राइट। तो अगर आपको पता है अगर 1D का वेव फंक्शन है, देखिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट मींस ये केस 1 डायमेंशन का है, 1D का केस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है आपकी क्या हो जाएगी, साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए, अच्छा दूसरी बात, इसकी लिमिट कैसे चूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, लिमिट हमेशा चूज की जाती है अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की रेंज क्या है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये वैसे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है जिसकी लिमिट हमेशा माइनस इनफाइनाइट, हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही ली जाती है, और यहाँ पर वेव फंक्शन की रेंज दे भी रखी है, द वेव फंक्शन रेंज ऑफ द वेव फंक्शन इज गिवन हियर, राइट। सो एंड एम माधवन, oh sorry Mahadevan, am I right? Mahadevan, are you listening me? Are you listening me? Actually some students from South India, they are not much comfortable in Hindi, so the lecture will be in bilingual, English and Hindi both, right? If you are getting any problem please inform me, right? क्योंकि हम लोग थोड़ा हैबिचुअल हो चुके हैं ना हिंदी के, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं, तो हिंदी में ही पता लगा चल रहा है, राइट। If you getting any problem, please inform me or message me. Right? English for you. Right? Okay. Let's go. So this is the wave function psi. So take its complex conjugate psi star. Now this is c star e to the power minus alpha x square. Right? Now put it here, and the limit will be minus infinite to plus infinite. Right? So integral minus infinite to plus infinite c star e to the power minus alpha x square into c e to the power minus alpha x square into dx equals to 1. Simple. So c star into c mod of c square, take it outside from the integral minus infinite to plus infinite limit e to the power, now e to the power minus 2 alpha x square into dx equals to 1. Clear? Now you need to solve this integral, and how we solve this integral? By using the gamma function, right? So what is the gamma function? Integral limit 0 to infinite e to the power minus alpha x square into x to the power n into dx, right? This is equals to
1. Clear? And now compare this with this integral. The limit should be 0 to infinite, right? And here the limit is the minus infinite to plus infinite. So first convert it in limit from 0 to infinite. So how you can convert it? First check this function. Is this even or odd? So check here. The variable is x, and here this is x square. So if you are putting x equals to minus x, then is there any change in this function? No change. This means this is the even function. If the function is even, then in that case you can you can write it 2 times limit 0 to infinite. Clear? So this implies mod of c square into 2 limit 0 to infinite e to the power minus 2 alpha x square into dx equals to 1. Now compare it. Here this term x to the power n, and here nothing. That means you can write it x to the power 0, because x to the power 0 is 1. किसी की भी पावर अगर आप 0 कर दें तो वो क्या होता है? 1 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. Now compare it with this. This means n equals to क्या हो गया? 0. Now ये क्या लिख दिया? ये 1 के इक्वल क्या होता है? आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थोड़ा ही है. ये क्या होता है? गामा n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2. यही तो लिखवाया था अभी, याद दिला दिया करो, ध्यान रखो, ठीक है ना? ये इंटीग्रल यही होगा ना. चलिए इस इंटीग्रल को यहां पर अप्लाई कीजिए. क्या हो गया? ये मॉड ऑफ c का स्क्वायर इंटू 2. नाउ x टू द पावर 0 मीन्स गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स गामा हाफ अपॉन 2 इंटू alpha to the power n plus 1 by 2. So alpha is the coefficient of x square, and here in this case the coefficient of x square is 2 alpha. So this will be 2 alpha to the power n plus 1 by 2. N is 0, so power is 1 upon 2 equals to 1. Simple. 2 से 2 cancel out. तो ये क्या हो गया? mod of c का स्क्वायर equals to 2 alpha की पावर 1 अपॉन 2. अब ये क्या है? गामा हाफ. गामा हाफ क्या होता है? रूट पाई. तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 2 या अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई. ओके, दिस मीन्स मॉड ऑफ सी क्या आ गया? 2 अल्फा अपॉन पाई टू दी पावर 1 अपॉन 4. यही आया ना? बोलिए. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है अब क्या हो गया? साई इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन पाई टू दी पावर 1 अपॉन 4 ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स. ये हो गया आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. इस वेव फंक्शन को अगर आप चेक करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में लगा के, तो ये इंटीग्रल बन के ऊपर आएगा. क्लियर? तो एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी. तो कैसे करते हैं इसको सोल्व, राइट? वो प्रोसेस बताना था, इसलिए इस प्रॉब्लम को कराना पड़ा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एनी डाउट? अगर किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. फुल फ्रीडम है क्वेश्चन पूछने की. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल भी मैं वही लूंगा जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आप यहां पर पढ़ेंगे, उन्हीं के एग्जाम्पल से ले रहा हूं, तो थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, कंसीडर द वेव फंक्शन मिल जाएगा. यू विल गेट द लिंक फॉर द लेक्चर. इट्स द रिकॉर्डेड लेक्चर, नो नीड टू नोट डाउन, राइट? मतलब सिंपली वरी नॉट,
Okay, don't worry for note, right? You can note by the lecture. Simple. So consider wave function. वेव फंक्शन ले लीजिए, इस बार इनफाइनाइट स्क्वायर बेल पोटेंशियल का केस ले लेते हैं, ठीक है। साई इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अगर इस तरह का आपने वेव फंक्शन ले लिया, ठीक है, अब मैं कहूंगा आपको इसको नॉर्मलाइज कीजिए। नहीं, मैं कुछ चेंजेस करता हूं, मतलब तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना। आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फर्स्ट सेकंड, नहीं ऐसे लीजिए, नहीं कैसे लिखिए, ए साइन बताइए इनके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स क्या होंगे, ये आपको बताना है। इतनी क्वांटम तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग, बीएससी में भी पढ़े होंगे और एमएससी में भी पढ़े होंगे। बताइए, थोड़ा डिस्कशन ही कर लेते हैं, तभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए धीरज, आप बताओ। धीरज, आवाज आ रही है? अरे मैंने हिंट दे दिया, सीधे सीधे इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल केस हो गया। इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल केस में इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं याद है क्या? बताओ, कौन बताएगा? मोनिका आप बताइए। अरे ऐसा मैंने क्या पूछ दिया जो इतना सस्ता में लग रहा है? सर फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। इसका बताइए क्या आएगा, ए की वैल्यू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/a। अंडर रूट 2/a। ओके, और इसका 1/, सर फर्स्ट 2/, अंडर रूट ऑफ 1/a फर्स्ट, अंडर रूट बनाइए। हाँ फर्स्ट, सेकंड इज अंडर रूट ऑफ 4/a। ये आएगा। ओके, ये कौन बता रहा है? व्हाट्स योर नेम? अपना नाम भी बता दीजिए साथ ही साथ। हैं? शिवराम बेहरा। शिवराम, कोई उड़ीसा वाले? शिवराम उड़ीसा? यस सर। ओके, एक्चुअली 2 शिवराम हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चलिए, उड़ीसा में सब ठीक ठाक है, तूफान वूफान तो नहीं आ रहा है? चलिए, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। ओके, और कोई कुछ बताना चाह रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर मैं आपको ये देता साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप क्या लिखते? बोलिए। हरे कृष्णा ज्वाइन किए हुए हैं ना? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? या श्योर। ओके, ऐसा है, आपकी मोबाइल अगर स्टूडेंट का नाम आ रहा हो तो मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्लाइड कर देना। आ रहा सर। नहीं, एक्चुअली क्या ना, जब अदर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी स्क्रीन पे नाम आ सकता है, तो उसमें दो ऑप्शन में 2 बबल दिए हुए हैं, स्क्रीन को हमेशा सेकंड बबल पर सेट करके रखें। उसके लिए मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दें और मोबाइल को लैंडस्केप में कर लें। चलिए,
देखिए इन्होंने आंसर्स बताए हैं, इनको चेक कर लेते हैं ये सही है गलत है। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अब मैं आपको इसको कुछ थ्योरी बताता हूं, समझ लीजिए। ये जो वेव फंक्शन है एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो मैं ये कैलकुलेट करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट बेल है, ठीक है ना, इसकी लेंथ 0 से क्या है a, बाउंड्री पे पोटेंशियल क्या है इनफाइनाइट, राइट। इसके अंदर का पोटेंशियल 0 होता है, इसके अंदर पार्टिकल कंफाइंड है, ये मूव करता है ना, राइट। तो इसका जो वेव फंक्शन होता है साई इक्वल टू क्या होता है, √2/a sin n पाई x/a, यही होता है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो कैसे लिखते हैं, ई एन इक्वल टू, ये मैंने कल भी बताया था, n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m_a²। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट किसके लिए डिफाइन है, इस सिस्टम के लिए। और यहां पर ये ए क्या होती है, विड्थ ऑफ द बेल। तो अगर इसकी विड्थ ए है तब यहां पर क्या होगा, ए, और यहां पर भी ए होगा, और यहां पर ए होगा। ये नोट करके लिख लीजिए, ये नोट कीजिए अलग से, स्पेशल नोट, पहला केस। ठीक है, अब अगर मैं इसकी विड्थ को डबल कर दूं, है ना, सिंपली अगर मान लीजिए इसकी विड्थ को डबल कर देते हैं हम, बढ़ा दिया 0 से, अगर हम इसको 2 कर दिया मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर का पोटेंशियल 0 है, इसके अंदर पार्टिकल है, तो यहां पर भी चेंज आ जाते हैं। क्या चेंजेस आएंगे, अब वेव फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर लिखा था वहां पर हम अब क्या करेंगे, 2a कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 2/2a एंड साइन n पाई x/2a। ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगी, ई एन इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है ना, n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड 2a का स्क्वायर, जो भी बन जाए जाके रिजल्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी वेव फंक्शन अगर दिया हो तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आइए उसको। तो एक तो है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, एक जनरल तरीका है, हम उस पर बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रल, है ना, डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखिए। अभी एनर्जी की तो बात मैंने यहाँ पर बता दिया, फार्मूला ये भी आपको जरूरत नहीं है ना, बट ये ध्यान रखना जब आप इस तरह से चेंजेस करते हैं, 2a करेंगे तो 2a करना पड़ेगा ए की जगह पे, 4a करेंगे तो 4a, a/2 करेंगे तो a/2, सिंपल इतना याद रखिए, राइट। अब देखिए, तो मैंने आपसे इसका पूछा, अब होता क्या है इन जनरल 95% स्टूडेंट ने मुझको इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, और जबकि रिपीटेड स्टूडेंट थे अदर कोचिंग्स के भी, वो भी क्या कहते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा अच्छा ये तो इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल का केस है, ओके ये है, हाँ उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा वो बताते हैं कि √2/a, जैसे अभी तुम भी कंफ्यूज हो गए थे। इसको देखेंगे तब भी, अब इसको देख के क्या कहते हैं, इसको देखे तो बिल्कुल वही बताते हैं, √2/a बताएंगे, जबकि फैक्ट कुछ और ही है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में है अगर ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी विड्थ को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सिंपल से ये हुआ कि इसके साथ इसकी कंपैरिजन करवाइए, a sin n पाई x, ऊपर क्या है n पाई x, अपॉन में यहां पर जो भी लिखा है वो क्या है, विड्थ ऑफ द बेल। तो यहां पर अगर कंपैरिजन हम करवाएं तो a, इसका मतलब क्या है कि a को आप 2a से रिप्लेस करेंगे, a इक्वल टू यहां पर क्या है 2/a है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस केस में जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा उसमें √2a जो लिखा हुआ है a की जगह पे आप क्या करेंगे, अब 2a कर देंगे, तो ये क्या हो गया 1/a आ गया आंसर, है ना। अब आ जाइए इस प्रॉब्लम पे, इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्मेट में लेके आइए। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है, इसको तो भूल जाइए, ये तो हमें फाइंड ही करना है, sin n पाई x/a, तो यहाँ पे 2n बाई लिखा हुआ है तो इसको तो हटाओ 2, और इसको 2 लिख सकते हो, तो n x/a का फॉर्मेट बना।
n पाई x यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया a/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो बेल है ये क्या है, इसकी विड्थ क्या है, a है, तो इस वाले की क्या है a/2 है, यानी हाफ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस बार आप क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए a इक्वल टू आपका क्या है √2/a, तो a की जगह पे क्या कर देंगे a/2, तो √2 और यहाँ पर a/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √4/a हो जाएगा, यानी कि 2/√a हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये तो जनरल तरीका था, मतलब जनरल नहीं था ये, मतलब यहां से मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करके आपको मिनिमम टाइम में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तरीका ये है। अब देखिए जनरल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझ लीजिए। खैर बेसिक की क्लास है, ये कर लेने कोई दिक्कत नहीं है। साई इक्वल टू a, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो था उसी का कैलकुलेट करते हैं n पाई x/a सिंपली, राइट। ये यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये विड्थ ऑफ द पोटेंशियल शो कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप लेंगे उसकी लिमिट क्या लेंगे 0 से a लेंगे, एंड साई स्टार साई इंटू dx इक्वल टू 1, ये अप्लाई करना है ना। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटीग्रल, ये किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, व्हाइट बोर्ड हटाइए, ऐप के साथ खुरापाते ना करें। हाँ आप व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे तो स्क्रीन पे यहाँ व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर फिर रिकॉर्डिंग उस व्हाइट बोर्ड की होगी, जबकि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इस लेक्चर की। और व्हाइट बोर्ड आपको कोई यूज ही नहीं, मतलब नीड है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर n पाई x/a इंटू dx। अब ये इंटीग्रल क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसी तरह करते हैं सर इंटीग्रल को सॉल्व, तो जल्दी से कीजिए। मॉड ऑफ लिमिट 0 से a, ये क्या हो जाएगा लिमिट 0 से a। अब 1/2 को मैं इधर सीधे बाहर लिख ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2n पाई x अपॉन a इंटू dx इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मॉड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2, ये कैलकुलेशन करना सबको आता होगा ना, सिंपल। देखिए ये dx का क्या हो जाएगा x लिमिट 0 से a, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा cos का साइन बन जाता है। जब आप लिमिट पुट करेंगे 0 से a तो ये टर्म आपका 0 बन जाएगा, ठीक है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल मॉड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से क्या आया a इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2/a। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a इक्वल टू √2/a। सिंपल, थोड़ा बेसिक की जानकारी हो जाए उस पर्पस से ये क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तब हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट ये आना चाहिए आपको। यही नहीं आता होगा, यही कैलकुलेशंस नहीं आएगी तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो सिंपल सी चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरी चीज मैं और बता दूं, मेरी क्लास है ये सब कंपटीशन अप्रोच को लेके क्लास है, तो मैं बेवजह में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये भी याद रखना। जो नेसेसरी कंसेप्ट है वो मैं जरूर बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ज्यादातर क्लास मेरी क्वांटम मैकेनिक्स में खासकर ट्रिक बेस्ड ज्यादा रहती हैं, है ना। तो कंसेप्ट को हम बताएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जनरल मेथड को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम उस पर भी फोकस करेंगे, राइट। तो मेन अप्रोच हमारी यहाँ पर कंपटीशन वाली अप्रोच रहेगी क्लास में, राइट। और यही कोचिंग में होना भी चाहिए। कोचिंग का मतलब क्या है, तो एमएससी में डेरिवेशन और ये सब करते रहते थे, क्या बेनिफिट मिला, एग्जाम तो नहीं निकला ना। तो अप्रोच यहाँ पर हम आपको यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच मिलेगी और जिसकी आपको जरूरत है, राइट। आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन एटम का भी करा देता हूँ ताकि जो है आपको पता लग जाए। और यही बेस है, यही चीज जब स्टूडेंट को नहीं पता होती है तो जो है उसे डर लगता है क्वांटम में।
देखिए कंसीडर ए वेव फंक्शन, ऐसे लिखिए कंसीडर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लिए साई इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। किसी ने डबल डिवाइस का यूज करके ज्वाइन किया है क्या? आज रिवर्ट क्यों रही है? अगर आप दो मोबाइल एक साथ अगर से ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर एक का स्पीकर ऑफ कर दीजिए। दोनों के अगर आप एक साथ माइक और स्पीकर अगर ऑन रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साउंड का सुपरपोजिशन हो जाएगा, फिर वो आवाज रिफ्लेक्ट होके आएगी वापस, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, पहले तो एक ही मोबाइल का यूज कीजिए। अगर दो का करते भी हैं तो फिर दूसरे का माइक और स्पीकर ऑफ रखिए, राइट। चलिए अब यहां पर वो कहेगा कि फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए। ये हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। चलिए इसको करते हैं जल्दी से। तो अब याद रखिए ये क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाइए, साई स्टार साई इंटू डी टाउ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना डी टाउ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, यही होगा। क्लियर है? ठीक है ना। नाउ लुक हियर, and it's a complex conjugate psi star, you know, a star e to the power minus r upon a naught. Now put it here, mod of a square integral psi star, मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा e to the power minus 2r upon a naught into volume element d tau, and its value is this. So this is r square sin theta dr d theta and d phi equals to 1. Clear? And now here there are three variables r theta phi, right? So there will be the three limits, three integrals, first for r, second for theta and third for the phi, right? So mod of a square, first limit 0 to infinite, the limit of r is 0 to infinite, e to the power minus 2r upon a naught into r square into dr. Second for theta, and the limit of theta is 0 to pi, sin theta into d theta. And third one d phi, and limit of phi is 0 to 2 pi into d phi equals to 1. And this always 2, and this is the 2 pi. So keep in mind for the future calculation, no need to write it again. Simply for this term you can put 4 pi. 2 into 2 pi means 4 pi. Directly put the 4 pi. Right? Now come here. 4 pi this and mod of a square. And now solve this integral. So you can solve it simply by using the gamma function. And what will be the value of gamma function? The value of n here is 2. So its integral will be gamma n plus 1 upon alpha to the power n plus 1. Right? So here gamma n plus 1 means gamma 2 plus 1 means gamma 3 upon alpha. And what is alpha? The coefficient of r is alpha, and coefficient of r is 2 upon a naught. 2 upon a naught to the power 3. Clear? And equals to 1. So this will be 4 pi mod of a square, and the gamma 3 is the factorial 2. Factorial 2 is the 2, right? Into a naught cube upon a equals to 1. Rasmi, there is a noise from your background. Are you listening me, Rasmi? रश्मि मेरी आवाज आ रही है?
मुझे ये भी पता है किसकी बैकग्राउंड से शोर हो रहा है। प्लीज ऑफ योर माइक। Rasmi, are you listening me? Off your mic, please, because there is a noise from your background. Okay, there is an option for chat. You can put your question by chat. Okay, and slide your screen left side. This is your mobile screen, right? If you are seeing the name of other student on your screen, you need to slide your screens for left side. Okay, there will be two bubbles, so set your screen on the second bubble, right? In that case you will see only the whiteboard and nothing else, right? पता नहीं कब तक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे स्टूडेंट को। चलिए, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, 8 कैंसिल आउट, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई ए नॉट क्यूब। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू √1/पाई ए नॉट क्यूब। ये आ गया, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, साई इक्वल्स टू √1/पाई ए नॉट क्यूब e⁻⁻r/a0। देखिए, याद कीजिए, यही होता है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। दिस इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो देखिए, ये क्वेश्चंस आपने किए, तो ये कैलकुलेशन वैसे भी आना चाहिए आपको। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनकी, अगर आपको यही नहीं आता है तो आगे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये बताना जरूरी था। हालांकि ये कैलकुलेशन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा वो समझ लीजिए। तो ये तो प्रॉब्लम थी बच्चों वाली, है ना। अब मैं बढ़ता हूं एडवांस लेवल की तरफ, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डन, ठीक, आगे बढ़े एडवांस लेवल की तरफ। बोलो, रेस्पॉन्स दीजिए। सर प्लीज थोड़ा सा साइड हट जाइए। योर रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट टू अस। चलिए, कुछ स्लाइड के थ्रू रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग अपनी वॉइस के थ्रू रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके? ओके ओके, गुड। चलिए, लेट्स गो। गुस्से में जवाब दिया, ओके, सब ठीक है। गुस्से में नहीं हूँ, तो सुन रही हो, और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। ओके, अच्छा, ये आवाज तो गायत्री की लग रही है। हाँ, मैं चलिए, तो देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको कराता हूं, मन खुश हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन लिखे, सोचा नहीं होगा आपने कि क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड क्लास में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप लोगों को रियली बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ से, इस क्वेश्चन से। हरे कृष्णा आ रही है मेरी, सुन रहे हो? हरि कृष्णा नाम है इनका, नाम याद आ जाता है, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा, आवाज आ रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप चैट के थ्रू रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए, तो मजेदार क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन वैसे जो है इस चैप्टर के लेवल का है नहीं, लेकिन मैं इसको इसी से कराता हूं, इसी चैप्टर में कराऊंगा इसको। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम डब्ल्यू के भी मेथड जब आप सॉल्व करते हैं वहां आप देखेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वहां भी कैलकुलेट करना होगा। तो प्रॉब्लम तो इसी चैप्टर की होगी ना कायदे में, है ना। तो आपने अभी तक मैंने आपको जो
वेव फंक्शंस दिए, वो दिए वेल डिफाइंड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के। जैसे कि आपने देखा गॉसियन वेव फंक्शन, है ना। गॉसियन वेव फंक्शन क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उसका ग्राउंड स्टेट फंक्शन गॉसियन वेव फंक्शन ही है ना। और इनफाइनाइट स्क्वायर बेल पोटेंशियल का केस देखा आपने, हाइड्रोजन एटम का केस देखा, है ना। तो ये वेल डिफाइंड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, और हमने इनके वेव फंक्शंस को लिया और इनके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया, राइट। तो सिंपल चीजें हैं। बट अब मैं एक ऐसा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ले रहा हूं जो इनसे डिफरेंट है, और उसको कहा जाता है ट्रायल वेव फंक्शन। और ट्रायल वेव फंक्शन जो है, मैं डब्ल्यू के भी मेथड यहां पर गलत बोल दिया, वेरिएशनल प्रिंसिपल, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम वेरिएशनल प्रिंसिपल जब आप सॉल्व करते हैं, जब पढ़ते हैं तब करते हैं, ठीक है ना। खैर, तो बट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वहां भी कैलकुलेट करना होगा आपको, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को यहाँ कराना जरूरी है ना। तो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का आपने नाम सुना होगा, अगर आपने शायद एमएससी में या कहीं पढ़ा हो। और जो है ट्रायल वेव फंक्शन का हम यूज करते हैं जब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, कोई सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस केस में आपको उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो, तब हम जो है जो ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करते हैं। और ट्रायल वेव फंक्शन एक अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन होता है, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल में, वो बहुत आगे की चीज है, ठीक है। तो ट्रायल वेव फंक्शन क्या है यहाँ पर, और ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन मैं ले रहा हूं। अब चूंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, कंसीडर ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? साई इक्वल्स टू ax and x is less than l/2 ही लिख लीजिए लेंथ, एंड ग्रेटर देन 0, एंड a and l minus x and x is less than l and greater than l/2। देखिए, अब हो सकता है वो यहाँ पर वो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन नाम भी ना दे, कहेगा कि कंसीडर दिस वेव फंक्शन। अब इस केस में आपसे कहेगा कि इसका आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फाइंड आउट कीजिए। तो चूंकि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की बात चल रही थी, अभी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने पढ़ा है, पहले तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है, राइट। और दूसरी बात यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो कहता है, फॉर दिस वेव फंक्शन कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वेरिएशनल प्रिंसिपल से, और वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज करके अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, ठीक है। उसमें जो है आपका डेल्टा फंक्शन बनेगा जाके, बहुत सारी चीजें हैं, वो जब वो टाइम आएगा तब कराएंगे। बट और उसको सॉल्व अगर आप करते हैं, पहली बात तो आसान, मतलब टफ तो खैर वैसे कुछ भी नहीं होता है अगर आप अच्छे से सीख जाए और प्रैक्टिस कर लें तो, लेकिन कम से कम जो है 6-7 मिनट आपके ले लेगा वो। अगर किसी को अच्छे से कैलकुलेशन पता है तब भी कम से कम 6-7 मिनट आप लेगा, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ा गए ना तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी जाएगा। तो ऐसा तो करना ही नहीं है, इससे अच्छा तो आधा घंटा अगर कोई क्वेश्चन ले रहा है छोड़ दो, इससे अच्छा अगला पढ़ लो, कर लो। 10 मिनट भी ज्यादा जा रहे हैं, 5-6 मिनट भी वैसे ज्यादा ही है, लेकिन 5-6 मिनट लग जाते हैं कई बार सी पार्ट के क्वेश्चन करने। बट इस क्वेश्चन को मैं ऐसी ट्रिक से करवाऊंगा कि आप इसका आंसर सिर्फ 10 सेकंड में दें, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, तबाह कर देंगे आपको। तो बताऊंगा मैं अभी इसी बात में ही बताऊंगा, राइट। अब आप कहोगे सर ये जो है वेरिएशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, आप अभी क्यों करवा रहे हो? तो यही हमारा स्टाइल है ना, इसी जोम्स स्टाइल, ठीक है। तो उसको हम अभी पढ़ेंगे, बट पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सी बात है
कि यहां पर इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेव फंक्शन आपको दे दिया, इवन इसकी रेंज भी दे रखी है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाइए और इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, कैपिटल ए। अब ये वेव फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है, एक है 0 से L/2 और दूसरा है L/2 से L। तो रेंजेस यहाँ पर दी हुई है ना, और दोनों रेंजेस में जो वेव फंक्शन है क्या है, वो दिया हुआ है, वेव फंक्शन का बिहेवियर दिया हुआ है, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप लगाएंगे तो वहां यहाँ पर जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी उसकी दो लिमिट्स होंगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, कुछ पल्ले पड़ा। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है। अब देखिए दूसरी बात ये कि बंडी का केस है, ये सिर्फ x है यहाँ पर, तो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो यहाँ लगाएंगे वो सिंपली क्या हो जाएगी, साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1, यही तो लगेगी। टोटल लिमिट तो क्या है, इसकी रेंज जो है वो तो 0 से L तक ही है, और ये दो पार्ट में ब्रेक है। इसका मैं एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं आपको, ये ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन क्यों है, कैसे है, कोई बता सकता है, क्या किसी को दिख रहा है ये ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन जैसा। तो इसमें दर्शन हो रहे हैं ट्रायंगुलर वेव के, नहीं हो रहे हैं, दर्शन कराएं फिर बोलो। आज कितनी 8 तारीख है ना, हाँ सर। कितनी है डेट, 8 है ना, 7 है। 7 7 है आज, 7 है आज, कल है 8 है ना। कल से तो मंदिर भी खुल रहे हैं, तो दर्शन तो वैसे भी करोगे आप लोग, आज हम इसके दर्शन करा दे रहे हैं आपको। देखिए 012/2 से हाँ, मंदिर मस्जिद सब खुल रहे हैं और चर्च भी, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर वेव फंक्शन ले लिया, इसे ओरिजिन मान लीजिए, ठीक। और आप एक रेंज कंसीडर कर लीजिए 0 से L मान लीजिए, दिस इज 0 to L। तो ये क्या होगा, L/2, राइट। अब इसको इसकी नेचर ड्रॉ करके देखो जरा, कैसे करेंगे। 0 से L/2 में क्या है, ax, ये a क्या है, ये y = mx + c पढ़ा है ना, और y = mx, y = mx + c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और c को 0 कर दो तो y = mx, मींस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेवियर करेगा, 12/2 यहां तक इसकी ये नेचर ये रहेगी ना, स्ट्रेट लाइन है ना। इसके बाद में ये क्या होगा, AL - AX, यानी AL कोई वैल्यू होगी, उसके बाद में -x यानी कि नीचे की तरफ, आइए, और यही बिहेव इसका आगे रहेगा, आगे जाओ ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से होगा। तो ये है आपका ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन, राइट। ये क्या है, AX, और ये क्या हो जाएगा, A and L - X, ठीक है। मतलब यहां से अगर देखें तो -AX को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द AL दिस टर्म। ऊपर से नीचे की तरफ जो बिहेवियर है इसका, ये -AX वाला है। खैर, फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। अब हम इसकी लिमिट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए लगाइए, देखिए इंटीग्रल तो 0 से L है ना, और ये क्या हो जाएगा, साई स्टार साई। तो मैं ऐसा करता हूं, ये मॉड ऑफ A का स्क्वायर सीधे बाहर लिख दूं, थोड़ा शॉर्टकट मार दूं, ये तो सब में आना ही आना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहला इंटीग्रल x × x, x² × dx,
प्लस अगली लिमिट 0 से l/2, यही हुआ ना 0 से l/2। अगला क्या हो गया l/2 से l, और ये क्या हो जाएगा l माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो l माइनस एक्स का स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मैंने सीधे सीधे बाहर लिख दिया है, इंटू dx इक्वल टू 1। ये बना ना। अब ये इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या बना x³ अपॉन 3 लिमिट 0 से l/2 प्लस, इसको थोड़ा सा अभी जल्दबाजी मत कीजिए, l/2 से लेके l तक, ये क्या हो जाएगा l² प्लस x² माइनस 2lx इंटू dx इक्वल टू 1। यही हो गया। तो देखिए a², ठीक है। अब यहां पर लिमिट को पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/3, और x की जगह पे l/2 पुट करेंगे तो l³ अपॉन 8, 8 3 जा 24, तो l³ अपॉन 24, ओके, प्लस फॉर दिस इंटीग्रल l² एंड ये dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, एंड लिमिट l/2 से l तक प्लस x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3 लिमिट l/2 से l माइनस का 2l इंटू x, x का इंटीग्रल x² अपॉन 2 लिमिट l/2 से l तक इक्वल टू 1। यही आ गया। अब क्या ये इंटीग्रल भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रल सॉल्व मतलब इक्वेशन एक कैलकुलेट कीजिए जरा, तो क्या हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये की जरा l³ अपॉन 24, यहां से देखो क्या बन गया प्लस l² है ना। तो यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट करो, तो l माइनस l/2 बन गया ना सीधे सीधे। तो मैं बैक कर दूं थोड़ा सा, यहां से क्या बचा l/2, थोड़ा सा स्पेस बचा ही दीजिए। अच्छा ये क्या बना प्लस 1/3 है ना, तो ये बन जाएगा l³ माइनस l³ अपॉन 8, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो आप, तो माइनस l, और ये क्या बना l² माइनस l²/4 इक्वल टू 1। ये बनाना चल लेना, कोई एरर ना हो जाए। अब इस कैलकुलेशन को आगे कीजिए, तो देखिए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, अब ये कैलकुलेशन भी आप मुझसे ही करवाओगे क्या, प्लस l³ अपॉन 2 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा माइनस l³ ले लो सीधे बाहर है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/4 इक्वल टू 1। इसको जरा कैलकुलेट करना, ये कितना बन रहा है जाके, बनेगा l³ अपॉन 12, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन l³।
12/a, ठीक है। तो मोड ऑफ a क्या बन गया, √12/L³, ठीक है, तो बन गया। तो जो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन था यहां पर आपने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया आपका। बताओ इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? क्लियर है। बोलिए। हाँ हाँ क्लियर है। ओके, अब देखिए, तो ये तो बात रही यहां तक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की। मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा कि इस तरह का ये वेव फंक्शन देखिए ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन, और वो आपको बोलेगा ए पार्टिकल ऑफ मास m, यानी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी में, लिखिए ए पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन की जो नेचर होगी वो क्या होगी मैं बता दे रहा हूं। देखिए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, इन द पोटेंशियल bx इक्वल्स टू, ठीक है, 0 when x is less than L and greater than 0 and infinite otherwise। तो ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल की नेचर यही तो होती है, 0 से L की रेंज में 0, यानी बेल के अंदर का पोटेंशियल 0, और बेल की बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये वही केस बन गया, है ना। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कि लिखिए द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, विद द ट्रायल वेव फंक्शन दिस, यानी कि इस बार ट्रायल वेव फंक्शन उसने ये दे दिया है, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो दिया हुआ है, जो ट्रायल वेव फंक्शन वो आपको ये दिया हुआ है, इस ट्रायल वेव फंक्शन का यूज कीजिए। ये केस है, यानी पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन है, और आपको फाइंड आउट करना है क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है, लिख लीजिए, लिखिए h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। ऑप्शन बी है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m L स्क्वायर। ऑप्शन सी है 6h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m ए स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है आपका 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में नेट के एग्जाम में, वो सेक्शन सी में पूछा जाएगा, यानी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। जेस्ट में अगर पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, यानी बिग मार्क्स में, विद बिग वेटेज। गेट में पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो गेट में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो 2 में आएगा। जेस्ट में 1 और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो 3 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा। नेट में 3.5 मार्क्स 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो जो है 5 मार्क्स पे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो वेव फंक्शन जो क्वेश्चन है, ये इस तरह की प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं ट्रायल वेव फंक्शन वाली, वो किससे करते हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज करके करते हैं, ठीक है। अब वेरिएशनल प्रिंसिपल तो बहुत दूर की चीज है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड क्लास है, वेरिएशनल प्रिंसिपल कहां आ गए, है ना। तो यही मेरा स्टाइल है क्वांटम पढ़ाने का। तो देखिए कैसे करते हैं, 10 सेकंड भी ना लगेंगे इस क्वेश्चन को, तबाह कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए, तो मैं सीधे सीधे ट्रिक से बता रहा हूं यहाँ पर। ये यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है।
देखिए एक चीज बताइए मुझे, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो आपको वैसे ही पता होती है ना? तो यहाँ पर लिखिए इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है। जैसे अगर आप इसका वेव फंक्शन ड्रॉ करें तो उसकी नेचर क्या होती है, यही तो होती है 0 से L। यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है अगर आप वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करें। समझ में, यानी कि सिनोसाइडल नेचर है, इसकी नेचर क्या है, ट्रायंगुलर। तो मैं साइड में थोड़ा बना दे रहा हूं यहाँ पर, यानी कि इसकी जो नेचर क्या है, सिनोसाइडल नेचर है इस तरह की। और जो ट्रायंगुलर वेव होती है उसकी नेचर क्या है, ट्रायंगुलर को भी यहाँ पे बना लें, कंपेरिजन कर लीजिए। ये 0 है, ये मान लीजिए L है, ये L/2 है, फिर आगे का है तो ये क्या है L/2 और ये L। तो ट्रायंगुलर जो वेव फंक्शन होगा वो ऐसे जाएगा। आगे का दूसरा साइकिल हटा दीजिए, यहीं से रखिए, यहां से स्टार्ट हुआ दिस, फिर दिस। तो देखना सिमिलरिटी कुछ है, ये सिनोसाइडल है, यहाँ पर पीक्स मिल गई। अब आपको जी से एल लेंथ अगर कंसीडर करनी है तो इधर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये मैंने पूरी वेव यहाँ ड्रॉ करके बता दी आपको। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है उसमें 0 से L, यहाँ पर क्या है 0 से L, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेव फंक्शन के साथ इसकी कंपैरिजन कर लीजिए आप। तो अगर इसके अंदर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए मैं आप समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन तो ये तबाह हो चुका है। इसके अंदर अगर मैं 0 से L की रेंज में, यानी कि इस वाले वेव फंक्शन को यहां पर बनाऊं मैं, तो यही तो बनेगा। बोलो क्लियर। अब देखिए इतना रीजन बचा, कितना, ये एरिया अनकवर्ड रह गया, यहीं तो बात बन जाएगी। पहले इतना बताओ, इतना एरिया अनकवर्ड है, तो इस केस में जो एनर्जी होती है En क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गई, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। हुई या नहीं हुई बताओ जल्दी से। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी या नहीं, सब बोलिए। यस सर। हाँ सर होगी, ठीक है, राइट। होगी। अच्छा इसको मैं पाई स्क्वायर अगर हटा दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई स्क्वायर क्या हो गया, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लिख लूं थोड़ी देर के लिए, 10 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर लिख लूं, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आ गया 5h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर आ गया या नहीं। अभी खाएंगे ना, 3 मिनट बोल तो नहीं 3 मिनट खाएंगे। सर 2 एलिमिनेट करिए। बाद में खा लेना, बाद में खा लेना, हमने भी नहीं खाया है। सर सर कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। चलिए कोई नहीं, कितना डिले कर दें, हाँ ओके, हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है। इधर देखिए सर 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, क्या होगा, अच्छा हाँ 2, हाँ कैंसिल बिल्कुल 2 हाँ तो नहीं होगा वो। ठीक है ना। तो 5h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर ये हो गया ना, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 5h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर होगी, बताओ। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए यही होगी या नहीं, ये बताओ पहले। हाँ सर।
इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल जिसमें साइनोसॉइडल वेव फंक्शन यूज करते हैं, ये तो होता है स्टैंडर्ड वेव फंक्शन। उस स्टैंडर्ड वेव फंक्शन का अगर आप यूज करेंगे तो यही एनर्जी आ रही है ना। ये मतलब इससे थोड़ी सी, मतलब ये मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले लिया है, पाई स्क्वायर को 10 के इक्वल मैंने लिख लिया है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 5 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर आ गई एनर्जी। अब देखिए इस वेव फंक्शन को अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो ट्रायंगुलर जो वेव फंक्शन है उसका एरिया ज्यादा है। तो याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो वेव फंक्शन जितना एरिया कवर करता है उस, अगर वेव फंक्शन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया कवर्ड बाय द वेव फंक्शन, एरिया कवर्ड अंडर द कर्व। तो सिनुसॉइडल वेव फंक्शन का अगर आप यूज कर रहे हैं तब एनर्जी इतनी आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ ट्रायंगुलर वेव फंक्शन का अगर आप यूज करेंगे तो एनर्जी इससे ज्यादा आएगी। स्लाइटली ज्यादा आती है। और एक बात और याद रखना, जो वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें होता क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करते हैं। ट्रायल वेव फंक्शन इज अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन। तो अगर आप वेव फंक्शन अप्रोक्सीमेट लेंगे तो रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेट आते हैं, यानी कि वेरिएशनल प्रिंसिपल आपको कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, एग्जैक्ट वैल्यू के नियर अबाउट देता है, तो बहुत नियर अबाउट देगा बट एग्जैक्ट नहीं देगा। तो ट्रायल वेव फंक्शन क्या है, एक ट्रायल वेव फंक्शन है। ट्रायल वेव फंक्शन का आप यूज करेंगे तो इसके नियर अबाउट रिजल्ट आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल के केस में जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ग्राउंड स्टेट की वो ये आएगी, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। पाई स्क्वायर को आपने 10 की इक्विवेलेंट लिख लिया तो 5 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ग्राउंड स्टेट की। अब आप ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का एरिया देखो इससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगुलर वेव फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी आएगी इसका यूज करके वो एनर्जी क्या होगी, दिस इंप्लाइज बाय यूजिंग ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी ये क्या आ जाएगी, विल बी ग्रेटर देन 5 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर का मतलब ये भी नहीं कि 10 हो जाएगी यहां पे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का ये हो सकता है कि सर आपने ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर सिनुसॉइडल बना दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिनुसॉइडल के अंदर ट्रायंगुलर बना दें तब एनर्जी कम हो जाएगी, यानी 5 से कम आएगी, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बोलो बात आ रही समझ में। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर हम ये ट्रायंगुलर जो वेव फंक्शन है इसी के अंदर मान लीजिए हम इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते इसके अंदर भी ट्रायंगुलर दिख नहीं रहा होगा ना, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, शिद्दत से समझो आराम से, यहां जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे डिस्कशन ज्यादा करना है वहां खूब समय ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ट्रायंगुलर वेव फंक्शन हम सिनुसॉइडल के अंदर बना दें तो तब तो क्या होगा, इसके द्वारा जो एरिया कवर्ड है सिनुसॉइडल के द्वारा वो एरिया ज्यादा हो गया एंड ट्रायंगुलर का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अब आप कहोगे कि सर 5 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर जो वैल्यू है इससे कम आनी चाहिए वैल्यू, तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है 6 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर और एक ऑप्शन दे दिया 4 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, ये ऑप्शन ई और बढ़ा लो। तब कहोगे सर अब तो हम फंस जाएंगे, आपने कैसी ट्रिक बता दी, हम तो चक्कर में पड़ गए, यही कहोगे ना। लेकिन हम कभी चक्कर में नहीं डालते हैं, जैसे बताते हैं क्लियर बताते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है कोई बता सकता है, चलो देखिए ये है ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, और जो सिनुसॉइडल वेव फंक्शन होता था
ठीक है ना। सिनुसाइडल वेव फंक्शन यानी कि फाइनाइट सॉल्वेबल पोटेंशियल केस में ये, इसके लिए एम्पलीट्यूड क्या आता था, √2/L आता था। तो √2/L और √12/L3 कौन सा ज्यादा है? ये क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो। करेक्ट सर। दिस इज सिंपली द एम्पलीट्यूड। लुक हियर, psi equals to √2/L sin n pi x/L। दिस इज सिंपली एम्पलीट्यूड। होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? इसका, ट्रायंगुलर का। ए ट्रायंगुलर इज ग्रेटर देन ए सिनुसाइडल। ये बात समझिए। तो ए ट्रायंगुलर ज्यादा है सिनुसाइडल से, तो इसलिए ट्रायंगुलर वाले के अंदर सिनुसाइडल बनाएंगे, ना कि सिनुसाइडल के अंदर ट्रायंगुलर। तो कंफ्यूजन खत्म। बोलो। अरे रिस्पॉन्स तो दो। यस सर अगर विड्थ ज्यादा होगा तो? क्या? जो विड्थ है वो ज्यादा होगा तो मीन्स ग्रेटर देन 1। बेथ अलग केस हो गया। बेथ हो गया तो बे फंक्शन ही वो इसमें ये एल की जगह पे 12 कर देंगे, वो तो केस ही अलग हो गया। दैट इज अनदर केस। और बेथ अलग होगी तो बेथ तो दोनों की अलग होगी ना। यहाँ पर बेथ तो ट्रायंगुलर की और सिनुसाइडल की दोनों की सेम ही ली गई है। बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे L3 है और L है तो। अरे सुनो तो, L3 है या L है? अच्छा ये बोल रहे हो, तो L की कोई ना कोई डायमेंशन तो होगी ना। L में होगा कुछ भी हो। अगर मान लीजिए मैं L को लेता हूँ, L = 1। सर 1 नहीं, जो रेंज 4 नहीं। जो आप ये देखिए, यहाँ पर जो है ये 1 है, ये 1 है, मतलब यहाँ पर तो ये इक्वल ही है ना। हाँ सर, अगर हम 4 ले तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। अभी बात कर ले रहे हैं। ये स्केल है, स्केल तो आपका यही है ना। हाँ तो ये जो आपका स्केल है, इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर L यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, दोनों केस में 1 होगा। इन दैट ये क्या हो गया, ए यहाँ पर हो गया √2 इसके लिए, और इसके लिए क्या हो गया A' √12। राइट। अब आप क्या कह रहे हैं, L को कितना ले रहे हैं? सर 4 L = 4। L = हमने 4 एंगस्ट्रॉम लिया। एंगस्ट्रॉम की रेंज होती है सर है ना। एंगस्ट्रॉम। ओके सर। बोलो। डेट। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, और क्या लोगे, मीटर थोड़ा ले लोगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो A = क्या हो गया, सिनुसाइडल के केस में A = हो गया √2/4 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ओके सर, डन हो गया ना। ओके सर। हाँ, और इसमें ट्रायंगुलर वाले में तो वो चूंकि एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, वो इनवर्स है, थोड़ा याद रखो, तो उससे पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ओके सर। ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, नाम बताइए जरा। शिवराम। सर शिवराम सर। ओके गुड। क्वेश्चन मन में आए ना तो जरूर पूछा करो। मैं मतलब कभी ये नहीं बोलता कि आप मत पूछो। डिस्कशन में मुझे भी बहुत मजा आता है और तुम लोगों को भी आना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम लोगों की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की नहीं होगी तो पढ़ने का मजा ही क्या है ना। हम जैसे टीचर हो तो पूछने के लिए कभी कोई डाउट मत करो, मन में क्वेश्चन आए तो पूछो, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही करो कि क्वेश्चन रिलेवेंट हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज फिर टाइम भी वेस्ट हो जाता है ना। तो टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो, और जो यूजफुल कंसेप्ट हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन करें। राइट। तो क्या कंक्लूजन निकला,
कि ट्रायंगुलर के अंदर ही सिनुसाइडल होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगुलर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। तो एग्जैक्ट एनर्जी कितनी है 5h×2/ml²। ये कितनी है 5h×2/ml² से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बोलिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। सब लोग बोलिए, समझ में आया नहीं? हाँ सर समझ में आया। सबको क्लियर है? हाँ, तो थोड़ा जोश में आके बोला करो, प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। योर रिस्पॉन्स इज इम्पोर्टेंट टू अस। अच्छा लगता है पढ़ाते हुए। तो देखिए, ये चूंकि आपको सब चीजें एक्सप्लेन करनी थी, समझानी थी, इसलिए मैंने एक एक स्टेप बताया। उसमें जितना समय लगना चाहिए था उतना मैंने लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए। बट इसमें सिंपल सी बात ये थी कि ये वेव फंक्शन को आप नेचर को समझ लीजिए, और अगर आप इसको ड्रॉ करना जानते हैं वेव फंक्शन की, तभी तो कहते हैं वेव फंक्शन की नेचर को ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको आता है तो उससे बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि उसके साथ कंपेरिजन कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हम वेरिएशन प्रिंसिपल में देखेंगे तो यहाँ बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जाएंगी, ठीक है ना। तो वो खैर बात की बात है, उसे छोड़ो। तो इसको हम सिंपली ट्रिक से इससे सॉल्व करवा दिया है। तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाकी हैं जिनको हमें करना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अब आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको 10 मिनट का हम ब्रेक दे रहे हैं। 10 से 15 मिनट के बीच में आप लोग वापस आ जाइए। तो राइट नाउ अभी 4 बज रहे हैं, तो 4:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 4:15 पे। बट 15 मिनट से लेट मत होना, 4:15 पे अवेलेबल हो जाना, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिर 6 बजे से सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास होगी। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है अभय त्रिपाठी सर हैं वो पढ़ाएंगे, उनकी क्लास है। फिर 6 बजे सॉलिड स्टेट की क्लास होगी, वो मेरी ही होगी, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद में जो है आपकी जनरल एप्टीट्यूड क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, जेएनयू से सर हैं वो पढ़ेंगे। तो 4:15 पे आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। बाकी अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं। और वैसे मैं समझता हूँ कि डाउट की कोई गुंजाइश रही तो नहीं होगी अब, ठीक है ना। अब सब लोग बताइए, इस सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है आप लोगों के लिए? साउंड क्लियर है? पिक्चर क्वालिटी क्लियर है? बिल्कुल अच्छा है ना? ऑडिबल है। ऑडिएबल है ना? ओके, वेरी गुड। मोनिका आवाज आ रही है मेरी? मोनिका मेरी आवाज आ रही है? बाकी ये ऋषि कौन है? ऋषि मेरी आवाज आ रही है? ऋषि आपका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो जिन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करवा लें, और जिन स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करवा लें, ठीक है ना। मुझे कहना पड़े जल्दी से जल्दी उसको एक आज या तक वो जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करवा लें, ठीक है। क्लासेस का जो शेड्यूल क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मली 4 to 5 आवर क्लासेस रहेंगी। तो शेड्यूल इन जनरल अभी यही शेड्यूल रहेगा, 2 बजे से 4 बजे तक क्वांटम मैकेनिक्स, 4 बजे 6 बजे तक आपकी रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स, एंड उसमें हम 1 घंटे की ही क्लास रखेंगे। वो कोई भी पेपर हो सकता है, अभी सॉलिड स्टेट को रखेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो है थर्मोडायनामिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सोना मैम है डीयू से, वो पढ़ाएंगे आपको। तो थर्मोडायनामिक्स चलेगी, एंड और जनरल एप्टीट्यूड भी उस समय चलेगा, ठीक है ना। तो 4 to 5 आवर क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। और अभी जो है टाइमिंग 2 बजे से रखेंगे। अगर तो मॉर्निंग में किया जा सकता है, बट मुझे लग रहा है कि 2 बजे ज्यादा कंफर्टेबल। मॉर्निंग में अपनी स्टडी करो खुद, और सेकंड शिफ्ट में इसको करो, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। कल जो है हम इससे आगे की प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय।